A very good morning to all of you. All of you are welcome to this session of the Social Science class 9th Civics, and we are here to discuss on the preamble of the Constitution of our country. हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष रखे थे, जिन्हें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास कर लिया गया था। और वही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे, दोज बिकम द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ आल्सो नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। और बहुत बार आप लोग चर्चा सुनते होंगे कि संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिन उद्देश्यों के आधार पर हमारा पूरा का पूरा संविधान निर्मित हुआ है। तो आइए, प्रियम्बल ऑफ आवर कंट्री में जो कुछ चीज़ें, कुछ शब्द हैं जिन्हें मैं एक सेंटेंस यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute the India into a sovereign, social, secular, democratic republic and to secure amongst all its citizens। तो प्रिय बच्चों, इसमें जो कुछ टर्म्स हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute the India into a sovereign, ये सॉवरेन क्या होता है? आपके लिए क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरेन? एक्सप्लेन द टर्म सॉवरेन। सॉवरेन को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सॉवरेन मीन्स पीपल हैव द सुप्रीम पावर। लोगों के पास सर्वोच्च शक्ति होती है। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट। कोई भी बाहरी शक्ति जो है वह सरकार को डिक्टेट नहीं कर सकती। दैट इज द सोवरेंटी। किसी भी नेशन को इंडिपेंडेंट कहलाने के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स रहते हैं, तो उनमें सॉवरेंटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। यदि कोई कंट्री सॉवरेन नहीं है तो उसे हम लोग एक कंट्री नहीं कह सकते। सॉवरेंटी का अर्थ है यू हैव द पावर टू कंट्रोल द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग गुलाम थे, हम लोग उपनिवेश थे अंग्रेज़ों के, तो हमारी आर्मी नहीं थी, हमारी यहाँ पे पुलिस व्यवस्था नहीं थी। तो यानी इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी अपनी सॉवरेंटी नहीं थी एंड ब्रिटिशर्स वर कंट्रोलिंग अस। तो वी वर नॉट एज ए नेशन ओवर हियर। आफ्टर द इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये प्रस्ताव किया कि वी वुड बी अ सॉवरेन नेशन, नो एक्सटर्नल पावर, नो अदर कंट्री कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज द sovereignty and the people have the supreme power। we the people, sovereignty, we the people, हम लोगों के पास सुप्रीम पावर है। थ्रू our representative, we elect our representative in form of the MLAs and MPs in direct and indirect elections, and they are the ruler of our country। Second term, socialistic। Socialistic means समाजवाद। समाजवाद means the wealth is generated socially and should be shared equally। Government have to reduce socio-economic inequalities। In the socialist state, wealth is generated socially। समाज wealth को generate करता है और उस wealth को equally शेयर किया जाना चाहिए। जैसे आजकल के लॉकडाउन पीरियड में आप लोग देखते होंगे कि सरकारें समाज के निम्नतर स्तर के मजदूरों, किसानों और अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमतर लोगों के लिए विभिन्न तरह के प्रावधान कर रही है। तो यह किसके कारण है? एक सोशलिस्टिक स्टेट होने के कारण है। और गवर्नमेंट कोशिश करती है कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं हैं उन्हें दूर किया जाए। दैट इज द रिकॉग्निशन ऑफ द सोशलिस्टिक स्टेट। सेकुलर बहुत ही कंट्रोवर्शियल टर्म है। सेकुलर
सेकुलर होता क्या है? फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन टू इट्स सिटीजन। इसके नागरिकों को किसी भी धर्म को फॉलो करने की फ्रीडम रहती है। किसी भी धर्म को अपना लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। एंड द गवर्नमेंट हैव नो ऑफिशियल रिलीजन, और सरकार का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। गवर्नमेंट सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करती है। प्रिय बच्चों, जो दो टर्म हैं, सोशलिस्टिक और सेकुलर टर्म, ये मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1976 में हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो सेकुलर टर्म है ये ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। सेकुलर टर्म जो है ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। इसके बारे में आप अपने टीवी में या समाचार पत्रों में बहुत बार चर्चा सुनते होंगे, तो आपको इस टर्म के बारे में समझना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट जो टर्म है वो है रिपब्लिक। एक टर्म यहाँ पे छूट गया, दैट इज़ द डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आप जानते हैं, द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। रिपब्लिक में द हेड ऑफ द नेशन इज एन इलेक्टेड पर्सन। वी आर ए रिपब्लिक कंट्री। हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है, चाहे वो नॉमिनल है चाहे वो रियल हेड है। रियल हेड हमारा प्रेसिडेंट है, ही इज आल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, इलेक्टेड पर्सन। और नॉमिनल हमारा हेड है प्राइम मिनिस्टर, ही इज आल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। दोनों जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, चाहे वो नॉमिनल हैं या रियल हैं, दे आर द इलेक्टेड वन। और वो किसी वंशानुगत परंपरा के आधार पर उन पदों पर नहीं पहुंचते हैं। ये नहीं है कि जो हमारा आज का राष्ट्रपति है, इसके बाद उसके परिवार का कोई सदस्य भारत का राष्ट्रपति होगा। दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रिपब्लिक। हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन। तो प्रिय बच्चों, प्रेम्बल के हम लोगों ने सिर्फ 4 बिंदुओं के ऊपर चर्चा की। आगे की परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। डू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स एंड नोट डाउन फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।